नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ को पूरी डिटेल के साथ कवर करते हुए चलते हैं। इस सीरीज़ में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करते, उनसे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलते हैं, जिससे आपको जीके के क्वेश्चन रटने ना पड़े, वो आपको याद होने शुरू हो जाए, क्योंकि आप क्वेश्चनों को रटेंगे नहीं, उनको समझेंगे। ये हमारी इस सीरीज की 49वीं वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं? भूटान को कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। काफी बड़े बड़े तूफान जो है वो भूटान के ऊपर आते रहते हैं और इसी वजह से भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषचलम की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से आता है। या तो पूछेगा शेषचलम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां है, और दूसरा शेषचलम की पहाड़ियां कहां हैं। दोनों का आंसर एक ही है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो शेषचलम पहाड़ियां हैं, ये आंध्र प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसको आपने याद करना है, पूछा जा सकता है। 2010 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। जो ये शेषचलम की पहाड़ियां हैं, इन्हीं को घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? पूर्वोत्तर भारत में इनमें से कौन सा दर्रा नहीं है? सही आंसर है नीति दर्रा। नीति दर्रा आपके उत्तराखंड में पड़ता है, यानी ये उत्तर भारत में है, पूर्वोत्तर भारत में नहीं। बाकी ये तीनों आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं। अब चूंकि क्वेश्चन में पूछा था कि पूर्वोत्तर भारत का नहीं है, तो पूर्वोत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर में आपका एक है जिलेपला, जो कि सिक्किम में है। नाथुला, ये भी सिक्किम में है। डोंकिया दर्रा, ये भी सिक्किम में है। तो तीन दर्रे सिक्किम के याद करेंगे। बोमडीला, डिफू, पांगसाऊ और यांग्याप, ये चार दर्रे आपके अरुणाचल में हैं, और एक दर्रा तुजू दर्रा आपके मणिपुर में स्थित है। तो नॉर्थ ईस्ट के दर्रे आपके ये सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस के मध्य में एक पर्वत है जिसका नाम है पिरेनीज पर्वत। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपके कभी क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पर्वत है यहां पर जो आपको दिख रहा है, काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत क्या करता है? काकेशस पर्वत श्रृंखला जो है ये यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा यूरोप और एशिया की सीमा कौन बनाता है? काकेशस पर्वत बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस चार्टर एक्ट द्वारा देश के शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संवैधानिक विकास का जो टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन बनता है। हमारे देश में शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण ये किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया था? उस समय एक पोस्ट होती थी, गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी, और ये गवर्नर जनरल कहां का होता था? बंगाल का होता था। ठीक है, लेकिन 1833 के एक्ट के माध्यम से जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसी के साथ भारत में शासन प्रणाली की केंद्रीयकरण व्यवस्था का यहां पर शुरुआत होती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनको देखते हैं। जो 1833 का चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या क्या बातें कही गई? पहला, भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया, जो मैंने ऊपर आपको बताया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना। पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, अब ये ऑल इंडिया हो गया। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। ठीक है, कंपनी के इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, और कंपनी का केवल अब एक काम रह गया, भारत पे शासन करना। और ये भी कब ले लिया गया? 1857 की क्रांति के बाद। इसी एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसकी परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति भी की गई, और पहला विधि सदस्य कौन बना था? लॉर्ड मैकाले बना था। तो चार्टर अधिनियम 1833 से आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं। ये वाला पॉइंट पेपर में पूछा गया था जो हमने अभी ऊपर देखा।
काजुवेली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो काजुवेली पक्षी अभयारण्य ये एक आर्द्र भूमि भी है, वेटलैंड भी है, और ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत करी? देखिए, इलाही संवत की शुरुआत कौन करता है? इलाही संवत की शुरुआत अकबर करता है। और कब करता है? 1583 में करता है। ठीक है, तो जब हम इसके आंसर को देखेंगे कि हिजरी संवत शुरू किसने किया, तो आपको यह तो पता होना चाहिए कि इलाही संवत शुरू किसने किया था। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इस सीरीज में हम क्वेश्चंस को पूरी डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाता है और पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है कि शाहजहां ने हिजरी तो शुरू किया, लेकिन जो इलाही चल रहा था उसे कौन लेकर आया था? तो इलाही संवत अकबर लेकर आया था। शाहजहां ने अपने काल में दो महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत कर दी। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम, बलबन के द्वारा जो सिजदा और पैबोस की प्रथा को शुरू किया गया था, इसको भी प्रतिबंध कौन करता है? इसको भी बंद कौन करता है? शाहजहां करता है। इन दोनों क्वेश्चन को आपने याद रखना है। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लंदन में इनमें से कौन सी संस्था स्थापित करी थी? सही आंसर है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में होती है और दादा भाई नौरोजी इसको स्थापित करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दादा भाई नौरोजी को लेकर, सारे पॉइंट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। बंबई से इन्होंने राष्ट्र गुफ्तार और इंडिया समाचार पत्रों का संपादन भी किया। तो राष्ट्र गुफ्तार ये वाला ज्यादा पेपर में पूछा गया है। किसका समाचार पत्र था? दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने बंबई से निकाला था दोनों को। ठीक है, इंग्लैंड में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी और इंग्लैंड में ही भारतीय सुधार समिति की स्थापना भी ये करते हैं। इसकी स्थापना 1887 में करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का प्रॉपर वर्ष देखने को नहीं मिलता है। कुछ जगहों पर इसे 1860 के करीब दिया है, कुछ जगहों पर इसे 1866-67 में दिया है। ज्यादातर आपका ये वाला माना जाता है। ठीक है, इन्होंने भारतीय सुधार समिति के भी गठन करते हैं। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। तो कब बने, किस पार्टी के बने, कहां से बने, वो सारी चीजें। ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। धन के बहिर्गमन सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन है? तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन भी दादा भाई नौरोजी करते हैं। इनकी एक फेमस किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब भी पेपर में आती है। दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893, 1906 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष ये रहे। और जो इनका सबसे फेमस अधिवेशन था वो 1906 का था, कोलकाता अधिवेशन, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। तो ये क्वेश्चन आता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ? कोलकाता अधिवेशन 1906। अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को लेकर जितने क्वेश्चन थे वो सब हमने यहीं पर कवर कर दिया। विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक या ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था? विलियम जोन्स, इसको लेकर एक क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना होती है 1784 में, और इसकी स्थापना कौन करता है? विलियम जोन्स करता है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और यही विलियम जोन्स अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद करता है अंग्रेजी भाषा में। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था? तो इंडियन हिस्ट्री को पहला जो सुव्यवस्थित हिस्ट्री के रूप में किसने तैयार किया? ये किया था V.A. स्मिथ। इसका नाम हम बहुत बार सुनते हैं। इसका पूरा नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ। ये पहला व्यक्ति है जिसको बारे में माना जाता है कि इसने भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास तैयार किया था। विंसेंट स्मिथ की अगर हम बात करें तो इसकी एक किताब आती है 1904 में। किताब का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें इसने पूरे भारत के इतिहास को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा करी गई? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, इसकी स्थापना होती है 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। ठीक है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध समाज सुधारक जिनको लोकहितवादी कहते हैं वो हैं आपके गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन, इसको शुरू किसने किया? इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये दो तरीके से आता है। सही आंसर है हेनरी विवियन डेराजियो। जो हेनरी विवियन डेराजियो था, इसने यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी डेराजियो को लेकर एक क्वेश्चन आता है, डेराजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा, आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि किसको कहते हैं? आप कहेंगे हेनरी विवियन डेराजियो को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के जो गुफा शैलचित्र हैं ये हमको भीमबेटका से मिले हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, भीमबेटका किसके लिए फेमस है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। ये शैलचित्र कब के हैं? ये आपके प्रागैतिहासिक काल के हैं। जो ये भीमबेटका है ये है कहां? तो ये आपके रायसेना जिले में पड़ता है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत में किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा चित्र हमें मिले हैं? तो वो है आपका भीमबेटका। इसको भी याद करना है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? देखिए, लोहे की खोज मानी जाती है उत्तर वैदिक काल में, और साहित्यिक संदर्भ जो हमें लोहे का मिलता है वो सबसे पहले यजुर्वेद में मिलता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यहां पर ये जो वेद लिखा है ये आपका यजुर्वेद होगा। ठीक है। आप जानते हैं ऋग्वेद जो था वो ऋग्वैदिक काल में लिखा गया, बाकी के सारे वेद आपके उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। लोहे का जो पहला साहित्यिक संदर्भ हमें मिलता है वो यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया? तो हड़प्पा को सिंडन कौन कहते थे? ये कहते थे यूनान के लोग। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और जो ईरानी लोग थे जिसको मेसोपोटामिया कहा जाता था उस समय, इन्होंने सिंधु सभ्यता को कहा था मेलुहा। इसको भी याद करना है। ठीक है। इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर कहा? तो इब्न बतूता ये आपके अफ्रीका से आया था, मोरक्को से आया था, और इसने पूर्वी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा शहर दिल्ली को बताया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किसके काल में आता है ये भारत? ये आता है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य में हुई थी? पुरंदर की संधि होती है 11 जून 1665 को, और यह संधि छत्रपति शिवाजी महाराज और जो मुगल सेनापति था जयसिंह, इसके बीच में होती है। जयसिंह प्रथम इसका पूरा नाम है, तो इसको याद करेंगे। एक तरफ मराठा छत्रपति शिवाजी थे और दूसरी तरफ मुगलों के जो सेनापति थे जयसिंह, इनके बीच होती है पुरंदर की संधि। और कुछ दिन पहले हमने क्वेश्चन देखा था, किस संधि के माध्यम से मुगलों और मराठाओं के बीच किलों का हस्तांतरण किया गया? वो थी पुरंदर की संधि। ठीक है। किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिससे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक वस्तुओं और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया? तो सिंपल सी बात पूछी है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? सिर्फ इतना क्वेश्चन है। दो महत्वपूर्ण संस्था थी, एक था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से होती है। इसको आपने याद करना है। जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये 1784 में आता है और इसके तहत भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत करी जाती है। एक नया संस्था बनाया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होता था ये राजनीतिक मामलों को कवर करता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके व्यापारिक मामलों को देखता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कब बना? 1784 का
पिट्स इंडिया एक्ट। और किसके लिए होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर? कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए। व्यापारिक के लिए कौन था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक और इंपॉर्टेंट एक्ट है 1793। ये क्वेश्चन भी आता है, जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, इनको जो तनख्वाह दी जाएगी वो भारतीय राजस्व से दी जाएगी। ये व्यवस्था 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड जिसको हम कहते हैं आईपीसी, इसका निर्माण मैकाले के नेतृत्व में किया गया था। इसका जो पूरा फॉर्मेट था, मसौदा था, उसे कौन तैयार करता है? मैकाले तैयार करता है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में इनको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो आम्र वर्षा है, आपके मानसून से पूर्व की जो वर्षा होती है उसको कहा जाता है। आम की फसल के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये कहते हैं स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है आपका दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, और स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी आपके इटली में पड़ता है। कई बार देश का नाम भी पूछ लेता है क्योंकि फेमस जगह है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो पहले गोंड जनजाति थी, लेकिन जो 2011 जो अंतिम जनगणना हुई है 2011 की, 2011 के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कुछ जगहों पर गोंड भी दिया गया है, लेकिन ये तब था 2011 के पहले। अब क्योंकि अभी 2021 की गणना हुई नहीं है, तो आप 2011 को लेकर चलेंगे और उसके अनुसार कौन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति? भील जनजाति। किसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय विवरण होता है? तो पैसे का लेन देन जो बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के मध्य में, क्या यह वित्त मंत्रालय के सिफारिशों पर होता है? नहीं, यह होता है वित्त आयोग की सिफारिशों पर। वित्त आयोग 280 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है और यही सिफारिश करता है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवरण की। ठीक है, जो वितरण होता है उसकी। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, कारगिल विजय दिवस ये मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 26 जुलाई 1999 को ही भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल करी थी, और उसी उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो कारगिल युद्ध था आपका, ये आपके लगभग मई 1999 में शुरू होता है और जुलाई 1999 में खत्म होता है। इस युद्ध में जो ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सेना की तरफ से, उसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी आता है। इसको कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन विजय, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और आज हमने इसका 49वां पार्ट को यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और इसके माध्यम से आपके जो क्वेश्चंस हैं जीके के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर यहां पर हो रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप जीके को टॉपिक वाइज वन लाइनर के रूप में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम मध्यकाल भारत को कवर कर रहे हैं, प्राचीन भारत को कर चुके हैं, मध्यकाल में हमने मुगल साम्राज्य की शुरुआत कर दी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी कई सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, तो उसे भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।